अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आजकल आ रहा है, तो इसलिए टाइम तो 9:30 बजे था, लेकिन 10 बजे हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी माजरत, आपको इंतज़ार करवाया। अब देखिए, हमने सबसे पहले जब हम सेकेंड ईयर में हमने स्टार्ट हुआ तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर फिर हमारे पास कौन सा आया? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और नेक्स्ट चैप्टर फिर हमारे पास क्या आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि सबसे पहले उसने हमें, बुक वाले हमें क्या बताया? उसने हमें बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, कि यानी कि जब चार्जेस रेस्ट पे होती हैं तो तब उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो सबसे पहले हमें वो बताया गया। फिर उसने दूसरी पॉसिबिलिटी बताई। उसने बोला कि जब चार्जेस मूव कर रहे हो तो तब उनका बिहेवियर क्या होगा, तब हमें कौन से पैरामीटर्स हमें पढ़ने होंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर उसने क्या किया? दोनों को एक कंबाइंड इफेक्ट को हमें, वो मतलब चैप्टर में हमें बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी मौजूद हो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद हो। तो नाम क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कोरिस्पोंड करता है चार्ज एट रेस्ट एंड चार्ज इन मोशन, और जो मैग्नेटिज्म है वो कोरिस्पोंड करता है चार्ज इन मोशन। तो आफ्टर में हमने क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वहां यहाँ पर भी दो ही चीजें आ रही हैं, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिज्म। अब ये क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मदद से हमने क्या करनी है? इंडक्शन करनी है, क्रिएट करना है, पैदा करना है, इंड्यूस करना है। तो इस चैप्टर में हमने सारा कुछ यही पढ़ना है कि हमने करंट को किस तरह हमने इंड्यूस करवाना है। सबसे पहला एमसीक्यू है, मैग्नेट फॉल्स विद साउथ पोल अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, द करंट जनरेशन इज। कि वो कह रहा है कि जो साउथ पोल, जो मैग्नेट है वो नीचे फॉल कर रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, तो करंट उसमें कौन सा होगा? क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? तो आपने याद रखना है कि साउथ पोल किसको कोरिस्पोंड करता है? क्लॉकवाइज को। और जो नॉर्थ हैंड है वो किसको कोरिस्पोंड करता है? एंटी क्लॉकवाइज को। तो ये आपने याद रखना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। साइंटिस्ट हमारे पास ओरेस्टेड था और फैराडे। तो रेस्टेड ने हमें क्या बताया? कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और जो दूसरे साइंटिस्ट थे फैराडे, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि एन ईएमएफ इज सेटअप इन अ कंडक्टर व्हेन इट मूव्स अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो हमें, हमारे पास साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड, ये जब हम करंट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं ना, तो वहां पर फिर हमारे पास यही आता है ऑप्शन, कि करंट हमारा है वो, जब हम जो, वैसे जो है ना हमारे पास नॉर्थ पोल, यहाँ से करंट वो मतलब मैग्नेटिक लाइन से फोर्स निकलती हैं और साउथ में जाकर एंटर होती हैं। तो जब आप करंट की डायरेक्शन वो मतलब मालूम करेंगे तो वो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही नजर आएगा। नॉर्थ में आपको एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा और साउथ में आपको क्लॉकवाइज मिलेगा। मतलब इसको कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि नॉर्थ से हमें एंटी क्लॉकवाइज क्यों मिलेगा या साउथ से हमें क्लॉकवाइज क्यों मिलेगा। ये जस्ट आप कह सकते हैं कि ये बस डिसाइडेड है कि नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज देना, साउथ में हमें क्लॉकवाइज देना है। अब देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हैंस क्रिस्टन ओरेस्टेड ने हमें क्या बताया? कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में पढ़ा। अब फैराडे जो साइंटिस्ट ने कहा, कि उसने कहा कि एन ईएमएफ वो प्रोड्यूस होता है, सेटअप होता है व्हेन इट मूव्स अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करते हैं तो फिर हमारे पास क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ होता है। अब देखिए, जो फैराडे था ना, इससे पहले करंट को पैदा करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता था। फैराडे से पहले, यानी जिसने ये जो बात की, इस बात तो होने से पहले करंट प्रोड्यूस करने का हमारे पास सोर्स क्या था? बैटरीज है। और आप जानते हैं कि बैटरीज को मेंटेन करना, बैटरीज को बनाना, उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करना, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। लेंस लॉ से सिर्फ हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को देखते हैं, दूसरे करंट की डायरेक्शन को नहीं देखते अक्सर। सिर्फ हमारे पास जो इंड्यूस करंट होता है ना, उसकी डायरेक्शन को देखने के लिए हम लेंस लॉ को यूज करते हैं। सिंपल करंट की डायरेक्शन देखने के लिए
हमारे पास वो राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल है। तो देखिए फैराडे ने बहुत ही, आज जो हमारे पास करंट वो मतलब है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, वैसे वो महंगाई को निकाल के अगर हम देखें ना तो करंट की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम है। तो पहले हमारे पास बैटरीज होती थी, तो अगर हमने करंट ज्यादा जनरेट करना था हमें बड़ी बैटरीज को वो बनाना पड़ता था। बड़ी बैटरीज की बजाय मेंटेनेंस वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। उसमें जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज करना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता था। तो पहले जो करंट होता था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता था। लेकिन फैराडे ने इस फिनोमेना को डिस्कवर कर दिया। उसने कहा कि जब आप कंडक्टर को वो मूव करेंगे अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो ईएमएफ क्या करेगा, वो करंट को इंड्यूस करेगा। तो इस तरह फिर जो करंट की जो जनरेशन है वो सस्ती होगी। तो हम आगे मजीद डिटेल में देखते हैं। The production of an EMF across an electrical conductor due to its dynamic interaction with the magnetic field। तो अब ज़रा जब कंडक्टर मूव करेगा तो कंडक्टर के पास भी क्या होगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ होगा। द ईएमएफ प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपने याद रखना है कि ईएमएफ सिर्फ और सिर्फ चेंज से पैदा होता है। किसके चेंज से पैदा होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से पैदा होता है। जब हम कंडक्टर को आपने मूव करवाना है ना, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अगर आप कंडक्टर को किस तरह मूव करवाते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज नहीं हो रही, सेम ही है। तो इस तरह अगर आप मूव करवाएंगे तो कोई करंट वो प्रोड्यूस नहीं होगा। आपने कंडक्टर को इस तरह मूव करवाना है, कंडक्टर भी ले सकते हैं, कॉइल भी ले सकते हैं। तो जो भी आप चीज ले रहे हैं उसको इस तरह आपने मूव करवाना है कि उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होना चाहिए। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वो फिर ईएमएफ क्या करेगा, करंट को इंड्यूस करेगा। करंट इंड्यूस ड्यू टू द चेंज इन ईएमएफ इन द कॉइल। अगर हम इंड्यूस करंट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दें, ये हम कर सकते हैं। मूविंग द लूप फास्टर है, जो आपका लूप कॉइल है या कंडक्टर है उसको तेजी से मूव करवा दें। तेजी से मूव करवाएंगे तो चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होगा। चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होगा तो फिर करंट जनरेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब जो हम सारा खर्चा हम करते हैं ना, वो सारा खर्चा किसका होता है, वो मूविंग कॉइल का ही होता है। तो जैसे अगर हम पानी से बिजली पैदा कर रहे हैं तो पानी की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम क्या यूज करते हैं, उसको हम कॉइल को मूव करवाने के लिए ही यूज करते हैं। तो यानी कि सारा खर्चा इस कॉइल को मूव करवाने पे ही हमारा लगता है। रिप्लेसिंग लूप बाय कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स। अगर आप बहुत सारे टर्न्स होंगे तो फिर जाहिर है उसमें से चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होगा, तो आपका जो करंट है ईएमएफ वो ज्यादा होगा। प्रोसीजर टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल, relative motion of a magnet or a coil, change in magnetic flux। और वो क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंटरनेट ना आजकल काफी वीक है तो इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है मेथड टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट। तो आप क्या करें, बाय मूविंग द लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड, या तो आप कॉइल को मूव कर लें इन द मैग्नेटिक फील्ड तो तब भी चेंज फ्लक्स होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो दूसरा केस है बाय मूविंग अ मैग्नेट थ्रू अ स्टेशनरी कॉइल, तो मैग्नेट को मूव करवा दें। देखिए जो ईएमएफ है ना वो रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज को। करंट के फ्लो करने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, करंट क्यों फ्लो करता है, सबसे पहले तो मुझे ड्यू ये टू बताएं। ईएमएफ पोटेंशियल फ्लो ऑफ चार्जेस। लो ऑफ चार्जेस कब होंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस हाँ पोटेंशियल जी। डिफरेंस इन वोल्टेज। अब देख लें कि अगर हाइट सेम है, ये लेवल भी सेम है, ये लेवल यानी दोनों लेवल्स बिल्कुल सेम है, तो पानी कहाँ पे फ्लो करेगा, कहीं पे नहीं फ्लो नहीं ना करेगा, वो यहीं पर रुक जाएगा।
तो यानी कि जो करंट है वो तब फ्लो करता है, जिस तरह या पानी अगर मूव कर रहा है तो तब मूव करेगा जब उसको हाइट का डिफरेंस मिलेगा। इसी तरह जो हीट एनर्जी है वो एक एंड से दूसरे एंड पर कब फ्लो करेगी, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। तो इसी तरह जो करंट होता है ना वो तब फ्लो करेगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो हम बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड करंट की या इंड्यूस्ड ईएमएफ की। अब देखिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये कब इंड्यूस होगा, जब हमारे पास रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल होगी, यानी जब चेंज फ्लक्स होगा तब जो सबसे पहली जो चीज क्या आनी है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वो यहाँ पर क्या आएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहाँ इसको हम इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं बोलते, वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो सर्किट का जब सर्किट ओपन होता है उसके पास को जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या नाम देती हैं, ईएमएफ का नाम देती हैं। लेकिन जब सर्किट क्लोज हो जाता है ना तो तब हमको वो जो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का या टर्मिनल वोल्टेज का। यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ईएमएफ ही होती है, उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आता है। सेम इन द वे यहाँ पर हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ सबसे पहले आएगी। तो ये जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो फिर ये ईएमएफ क्या करेगी, करंट को फ्लो करवाएगी। कौन से करंट को, इंड्यूस करंट को। क्लियर है बिलाल आप? यस सर। तो आप देखें या तो आप कॉइल को मूव करवा दें या आप मैग्नेट को मूव करवा दें, दोनों केसेस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या रोटेट करवा दें, क्योंकि जब आप रोटेट करवाएंगे तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो रोटेशन से भी मैग्नेटिक फ्लक्स को आप वो इंड्यूस करवा सकती हैं, चेंज करवा सकते हैं। As the value of theta in AC generator increases, the value of current increases and then decreases periodically. ये हम पढ़ेंगे, पहले हम टॉपिक पढ़ लेते हैं फिर ये हमें समझ में आएगा। मोशनल ईएमएफ, तो नाम से जाहिर है कि यहाँ पर आप ईएमएफ कैसे इंड्यूस करवा रही हैं, मूव करवा के। द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, कि जैसे ये हमारे पास मैग्नेट है, अब ये हमारे पास कंडक्टर है ये वाला, इस कनेक्टर को आपने क्या किया, आपने मूव करवाना है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये जो क्रॉस है ये बता रहे हैं कि इनटू द पेपर वो जो है ना हमारा मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसको कंडक्टर को आप मूव करवा दें। तो जब आप कंडक्टर को मूव करवाएंगे तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर आप मोशनल ईएमएफ मालूम करना चाहते हैं तो ये फार्मूला है -VBL साइन थीटा। कि आप देखिए थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि अगर आप जिस डायरेक्शन में रखेंगे वो डिपेंड कर रही है कौन सी डायरेक्शन रखेंगे जिसमें फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अगर आप 90 एंगल पे रखें तो तब जो ईएमएफ वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो V हमारा क्या हो, यहाँ पर वोल्टेज है, B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और L हमारा क्या है, लेंथ एलिमेंट है, या कंडक्टर की आप इसको लेंथ भी बोल सकती हैं। वो लेंथ जो जिसमें से फ्लक्स चेंज हो रहा है वो हम ले सकते हैं। तो ये माइनस साइन आपने ये इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये माइनस क्यों आता है? सर इंड्यूसम ऑलवेज अपने कास की अपोजिट होगा, यानी कि इसकी इंड्यूस करंट अपोजिशन की डायरेक्शन करेगा। हमेशा क्या होती है, ऑपोजिट होती है। यानी कि ये कॉज को हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये कॉज को, या इंड्यूस करंट है ये कॉज को अपोज क्यों करता है। तो ये हम आगे पढ़ते हैं। तो यूनिट इसका वोल्ट है और इसकी डायमेंशंस फार्मूले से पता चल जाता है कि मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो फिर हमारे पास ये आ गया। तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल तो तब हमारे पास मिनिमम होगा इफ दे सम ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर 0, 90 या 180 के अलावा एंगल हो तो वो उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से।
फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसने बोला द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द रेट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज चेंजिंग विद टाइम। तो ये देख ले, ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है? चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी कि नंबर ऑफ, हमारे पास एन नंबर ऑफ लूप्स हैं, उसमें क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर जी। अच्छा, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब हमारा टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज होगा और एन नंबर ऑफ लूप्स में हमारा चेंज होगा, तो तब हमारे पास क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिट टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कि अगर आप चेंज इस साइड पे पैदा कर रहे हैं तो ईएमएफ इंड्यूस किस साइड में होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें बताता है किसकी, कौन से लॉ को ये ओबे करता है? नेगेटिव साइन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए, आपने ना क्या किया, आपने कॉइल को और कंडक्टर को मूव करवाते रहे, इंड्यूस करंट आ गया। अब ये जो इंड्यूस करंट है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आपके कॉज की अपोजिट होगी। अगर जो कॉज है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा रहा है तो इंड्यूस करंट उस डायरेक्शन में पैदा होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के, वो मतलब है क्या करे? कम करे। इसी तरह अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने की वजह से इंड्यूस करंट पैदा होगा है, तो फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरह होगी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो यानी कि उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगी। तो अब देखिए, आपने क्या किया? आपने इंड्यूस करंट पैदा करवा दिया, ठीक है। अगर इसके डायरेक्शन अपोजिट ना होती तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? कि आप एडिशनल एनर्जी आप वो मतलब इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आपने ना तो आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकती हैं, ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप बल्कि क्या कर सकती हैं? उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकती हैं। जैसे कि इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर हमारे पास है, कि जहां पर एनर्जी गायब होगी वहां पर क्या बन जाएगा? हमारे पास मैस बन जाएगा। और जहां पर मैस डिसअपीयर हो वहां पे हमारे पास क्या बन जाएगी? एनर्जी बन जाएगी। जैसे कि आपने न्यूक्लियर फ्यूजन में देखा कि जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस होता है उसका जो मैस है वो कम होता है, और जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं जो बनाने वाले होते हैं उनका मैस ज्यादा होता है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है? ये जो न्यूक्लियॉन्स का जो कुछ मैस वो क्या हो जाता है? वो डिसअपीयर हो जाता है। बाइंडिंग एनर्जी में चल जाती है। हाँ जी, वो डिसअपीयर हो जाता है। वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। वो एनर्जी में कन्वर्ट हो बाइंडिंग जाता एनर्जी। है। वो एनर्जी जो वो फिर वो क्या करती है? इन न्यूक्लियॉन्स को आपस में मिलाती है। तो बाइंड यानी करते हैं। कि जहां पर मैस डिसअपीयर होगा वहां पे एनर्जी आएगी, जहां पे एनर्जी डिसअपीयर होगा वहां पर मैस आएगी। आपने क्या किया? इस कंडक्टर को आपने मूव करवाया, तो मूव करवाने से इसमें क्या इंड्यूस हो गया? करंट इंड्यूस हो गया। अब ये जो करंट आ रहा है, अब जाहिर है कि अगर ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट ना होती होती तो फिर ये जाहिर इसने क्या करना था? वो बढ़ते बढ़ते चले जाना था, ऐसे ही है ना। पहले मतलब 2 एम्पीयर करंट आया, आप मूव कर रहे हैं, फिर 4 एम्पीयर हो गया, 10 एम्पीयर हो गया, 100 एम्पीयर हो गया। यानी किस तरह इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? बढ़ते वो इंक्रीज, वो ज्यादा से ज्यादा होती चली जाएगी। तो ये जो आप करंट ले रहे हैं ये कहाँ से आएगा? ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का या वो मतलब स्टेटमेंट की वायलेशन होगी कि आप जस्ट मूव करवा रहे हैं। तो मूव करवाने से आपकी जो एनर्जी है वो तो ज़रा थोड़ी सी लगेगी। तो जब आप एनर्जी थोड़ी सी लग रही है लेकिन जो आपको रिजल्टेंट मिल रहा है या आउटपुट मिल रही है वो तो बहुत ज्यादा मिल रही है। वो तो इतनी वो मतलब है रुकने का नाम भी नहीं ले रही। बहुत इंक्रीज होते चले जा रही, होते चले जा रही है। तो ये एक तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारी वायलेट कर जाएगी। हम एनर्जी को फिर इस तरह खुद बना रहे हैं।
दूसरी बात, जो हमारा सर्किट होगा, जो हमारा अप्लायंस होगा, वो जल जाएगा। तो यानी कि इस तरह आप ये कह सकते हैं कि अगर ये करंट की डायरेक्शन अपोजिट ना होती तो फिर जो हमारा इंड्यूस करंट था ये हमारे फायदे के लिए कम और नुकसान इसने ज्यादा करना था। अब एक महंगी मशीन है, उसमें वो करंट इंड्यूस पैदा होता चले जा रहा होता चले जा रहा है, तो वो सर्किट, उस महंगी मशीन को उसने क्या करना था, जला देना था। लाखों की करोड़ों की हमारे पास मशीनें होती हैं। तो इसलिए नेचर ने क्या किया, नेचर ने कहा कि इस तरह आप करंट को पैदा तो कर सकती हैं, लेकिन उस करंट को जो आपने पैदा करना है, पैदा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं, यानी कि इस कंडक्टर को आपने इस तरह मूव करवाया, इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या करेगा, वो इसकी मोशन को रोकेगा। वो अगर आप इस तरह मूव करवा रहे हैं ना, तो वो इसको इस तरह मूव करवाने की कोशिश करेगा। अपोजिट डायरेक्शन है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको वर्क डन करना पड़ेगा, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। वो एनर्जी जो आप लगाएंगे वो फिर किस में कन्वर्ट होता चला जाएगा, इंड्यूस करंट में या इंड्यूस ईएमएफ में वो कन्वर्ट होता जाएगा। अगर आपने ज्यादा ही ये इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करनी है या ज्यादा करंट आना है, आपको क्या करने पड़ेगी, मोशन ज्यादा तेजी से करनी पड़ेगी, और ज्यादा तेजी से मोशन करने के आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि बिना वर्क किए आपको एनर्जी नहीं मिल सकती, वर्क करेंगे तब आपको एनर्जी मिलेगी। तो वर्क जो हम करेंगे उस एनर्जी वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी आउटपुट में हो जाती है। और ये भी आपने बात याद रखनी है कि आउटपुट हमेशा मैक्सिमम कभी भी नहीं हो सकती इनपुट से। आइडली तो इनपुट और आउटपुट इक्वल हो सकती हैं, लेकिन कभी भी आइडियली भी हमारी जो आउटपुट है वो इनपुट से ग्रेटर नहीं हो सकती। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि नेगेटिव साइन का वो बहुत ज्यादा पूछते हैं। जैसे ये एमसीक्यू के लेंस लॉ सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये लेंस एक साइंटिस्ट का सर नाम इसके था अपोज करने की जी। सर अपोज करने की कोई रीजन है कि ये क्यों अपोज करता है? अभी मैंने 5 मिनट में ये तो आपको बताया है अपोज करने के रीजन। आपका डिस्कनेक्ट तो नहीं था हो गया? आपका बीच में डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं। मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर ये अपोज ना करे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन हो जाएगी। तो अब मैं वो सारी 5 मिनट वो मुझे दोबारा फिर बोलना पड़ेगा, तो आप काइंडली वो ना रिकॉर्डेड फॉर्म में सुन लीजिएगा। या शायद ये दोबारा मैं उसको फिर ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने की। तो लेंस साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। इसने सिर्फ क्या काम किया, इसने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताया, इसने ये नेगेटिव साइन को पुट करवाया, बस। और इसका कोई काम नहीं है। लेकिन देख लीजिए इसने छोटा सा काम नहीं किया बल्कि बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन को इसने बताया। किस करंट की डायरेक्शन को, इंड्यूस करंट की, ये बात याद रखिएगा। सिंपल करंट की डायरेक्शन को इसने नहीं बताया, इसने इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को बताया है, ठीक है। The direction of induced current is always so as to oppose the change which causes the current। जो करंट को प्रोड्यूस कर रहा है उसी कॉज को क्या करेगी, वो अपोज करेगी। जैसे अभी ये मैग्नेट की एग्जांपल ले लें, यहां से आपको और अच्छी तरह कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास कॉइल है, तो आपने इससे जो ये जो मैग्नेट है आपने क्या किया, इसको इसके पास लाया। आप जाहिर है कि जब आपने इसको इसके पास लाया तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स किस वजह से आ रहा है, चेंज हो रहा है, इसके पास आने की वजह से। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं तो जो इंड्यूस करंट उसने उस डायरेक्शन में पैदा होना है कि वो कॉज को अपोज करे। क्यों? क्योंकि अगर वो कॉज को अपोज नहीं करेगा तो यहाँ पे करंट ने क्या होता जाना, प्रोड्यूस होते चले जाना, होते चले जाना है, वो उसने रुकने का नाम ही नहीं लेना। आपने जैसे इसको मूव करवा रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको मूव करवा रहे हैं, मतलब आपको मैग्नेट को मूव करवाने में कितनी एनर्जी मिल रही है, लग रही है, थोड़ी सी एनर्जी लग रही है ना। लेकिन जो आपको आउटपुट मिल रही है वो तो आपको बहुत ज्यादा मिल रही है, और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो इस तरह वो फिर प्रोड्यूस होते चले जा रही, होते चले जा रही है।
यानी कि अगर आपका 200 एम्पीयर करंट आ गया है तो सवाल ये है कि ये 200 एम्पीयर करंट आपको आया कहाँ से है। अगर लेंस ला आपका वो मतलब है अपोज ना करे तो ये 200 एम्पीयर करंट कहाँ से आया। ये जो अभी जिन्होंने सवाल किया है फिजिस्ट, पता नहीं आपका नाम क्या है, तो वैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप ना जो है ना वो नाम से आप आया करें तो पुकारने में भी आसानी हो जाती है। तो अब देखिए ये जो करंट आपका आता है सर्किट में, तो ये कहाँ से आया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहती है कि आपका जो अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस करनी है उसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये जो आपने ये इतना सारा करंट और अभी रुका नहीं है, अब इससे आगे और बढ़ता चला जा रहा है, आपका लालच खत्म नहीं हुआ, आप इसको मूव करवाई जा रहे हैं करवाई जा रही हैं, और यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और ये सिंपली क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये वायलेट कर जाता है। क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहती है कि एनर्जी को अगर आपने करना है तो आपको वर्क डन लाजमी करना पड़ेगा। अब समझ आई। जी सर। तो अब देखें उसने अपोज करना है ताकि आपको वर्क करना पड़े। तो ये नॉर्थ एंड है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, और ये साउथ एंड है। तो इसने अपोज फिर कैसे करना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर नॉर्थ एंड आ जाएगा। करंट की इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरह होगी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरह हो जाए, इसके बिल्कुल अपोजिट। क्योंकि आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है। अगर करंट अपवर्ड होता है तो करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट की डायरेक्शन बॉटम डाउनवर्ड होती है तो करंट के वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज। तो अब ये जो इंड्यूस करंट है उसने इस तरह यहाँ पर सर्किट में उसको अराइज होगा कि ये जो एंड है ना ये नॉर्थ एंड बन जाए, और ये एंड क्या बन जाए, साउथ एंड बन जाए। तो ये नॉर्थ एंड क्यों बना है, क्योंकि ये जब नॉर्थ एंड बनेगा तो ये दो सिमिलर एंड सामने आ गए हैं, ये दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। आप इसको पास लेके जाना चाह रही हैं, और ये जो करंट इंड्यूस हुआ है उसने इस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है कि उसने उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अराइज हुआ है उसका ये एंड नेगेटिव वो नॉर्थ बन गया और ये साउथ बन गया है। ये कहेगा मैंने आपको पास नहीं आने देना, आपने कहना कि नहीं मैंने करंट को इंड्यूस करवाना है तो मैंने आपको वो मैंने पास आना है। तो आप देख लें यहाँ पर जितना आप वर्क डन करेंगे वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उतना यहाँ पर इंड्यूस करंट अराइज हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी सेटिस्फाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है कि यहाँ पर अगर आपको करंट आपने लेना है, आपको एनर्जी लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और जितना आपको वर्क डन आपको करना है उससे कम ही आपको एनर्जी मिलेगी, उससे कम ही करंट आपको मिलेगा, क्योंकि ये इसकी रिपल्शन में आपको एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत सारी वेस्ट हो जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट। सर इसमें एक क्वेश्चन है सर, फॉर एग्जांपल हमने करंट को इंड्यूस कर लिया एक बार वर्क डन करके, तो अगर दोबारा आपने कहा जिस तरह ये रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें फिर दूसरी बार अगर करंट को इंड्यूस करना हो तो फिर उससे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। हाँ जी, ज्यादा इसका करना मतलब पड़ेगा। क्योंकि वो तो ये मतलब है कि हमें वर्क डन बढ़ाना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि यही करंट के बात है साथ। ना कि जो आपकी इनपुट है वो हमेशा ज्यादा होती है और आपको आउटपुट कम मिलती है। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो इसकी ये जो रिपल्शन इसको ओवरकम में कुछ वो लग जाएगी, और बाकी फिर इसको मोशन करवाने में लग जाएगी। तो आपको कभी भी 100% मतलब है कि आउटपुट नहीं मिल सकती मतलब है कि प्रैक्टिकली। वो एनर्जी आपकी जो है ज्यादातर रिपल्शन में जाएगी टाइम के साथ साथ। जी, टाइम के शुरू में रिपल्शन कम होगी, फिर टाइम के साथ साथ ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो लेकिन अगर आपने इस तरह इसको आप मूव करवाएं कि आपको मतलब रिपल्शन आपने इस तरह इसको अगर आपने मतलब लॉन्ग टर्म वो करंट वो पैदा करना है, जैसे हमारे पावर स्टेशन होते हैं वहां पर कॉइल किस तरह घुमाया, वहां पर कॉइल को इस तरह रोटेट करवाया जाता है, तो ताकि वो जब नॉर्थ और रोटेट साउथ को करवाया चेंज जाए। होता जाता है। हाँ जी, तो यहाँ पर जो करंट की वो मतलब होता है वो में यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा तेजी से वो मतलब तब्दील होता है, और आप यहाँ पर बहुत तेजी से उसको कॉइल को मूव करवाते रहते हैं। अब जितनी तेजी से आप उसको कॉइल को मूव करवाया है उस हिसाब से आपको करंट नहीं मिलेगा, उससे कम ही करंट मिलेगा आपको। यानी कि आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और आपको आउटपुट कम मिल रही है। और फिर जो आपकी तारें होती हैं, वायर होते हैं, यहाँ पे करंट का लॉस हो जाता है। फिर वो जो बिजली चोर होती है वो करंट का वो मतलब वो ले जाती हैं, फिर आपकी वायर में घरों में आता है, फिर वहां पर यानी कि बहुत सारा करंट यहाँ पर वैसे लॉस हो जाता है। तो आपके घरों में जो करंट पहुंचता है तो वो सारे का सारा वो जितना यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है
उतने का सारा करंट आपके घरों तक नहीं पहुंचता, बहुत सारा करंट रास्ते में वेस्ट हो जाता है, उसका भी बिल आप पे करते हैं। और फिर जितनी आप एनर्जी लगा रही हैं इतना आपको वो मतलब करंट नहीं मिल रहा। इसी पे तो वर्कआउट हो रहा है कि हम यही हमारी कोशिश है कि हमारी जो इनपुट है, क्योंकि अगर हमारी इनपुट 100% हम लगाते हैं तो आउटपुट हमें बहुत ही कम मिलती है, 60% मिलती है या 70% मिल जाती है। तो हमारी यही कोशिश है कि हम अपनी जो आउटपुट है उसको बढ़ाते चले जाएं। तो हमने इस तरह इसको मूव करवाने की कोशिश करनी है कि यहाँ पे हमें जो रेजिस्टेंस है ना वो कम से कम मिले। क्लियर है? और इसी तरह अगर आप ये जो मैग्नेट है ना, इसको अगर आप दूर लेके जाएं तो अब दूर ले जाने की वजह से इसमें इंड्यूस करंट पैदा हो गया है, तो अब वो क्या करेगा, वो इस मैग्नेट को क्या करेगा, अपने पास खींचेगा। तो पास खींचने के लिए अब ये जो नॉर्थ हैंड बना था अब ये क्या बन जाएगा, ये साउथ हैंड बन जाएगा। यानी कि आप कॉइल को दूर लेके जाना चाहती हैं ताकि इसमें इंड्यूस करंट आ जाए, तो इंड्यूस करंट बोलेगा कि मैंने आपको हमेशा अपोज करना है, तो वो अब इसका क्या करेगा, वो अब आपको अट्रैक्ट करेगा, अब आपको वो दूर नहीं जाने देगा। अब आपने जो वर्क डन करना है वो आपने क्या करना है, इससे दूर ले जाने की कोशिश में करना है। क्लियर है? और यहाँ पर आपके देख सकते हैं कि नॉर्थ है तो देख लें करंट क्या एंटी क्लॉकवाइज है, तो जब आप इसको दूर लेके जाएंगे तो ये एंड क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा और ये नॉर्थ बन जाएगा। और फिर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। और ये जो सुई है फिर इसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी। Energy fed to change flux changes to magnetic force which moves free electrons to cause the current। ये कोई ये म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, दोनों कॉइल्स में वो द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल। तो जब वन कॉइल में चेंज करंट होगा तो चेंज करंट की वजह से उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से दूसरी कॉइल में क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। कितना आएगा वो इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। ये कौन सा फार्मूला है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे एम हमारा क्या, म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट है, और माइनस का साइन किसको शो करता है, लेंज लॉ को। और लेंज लॉ क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। यहाँ पे आपने करंट को यूज करना है क्योंकि आपका मेन चीज आप किसको चेंज पहले करती हैं, करंट को। तो इसलिए यहाँ पर आपने करंट को यूज किया, फ्लक्स को चेंज आपने, फ्लक्स चेंज को आपने शो यहाँ पर नहीं किया क्योंकि मेन चीज आपकी यहाँ पर पहले क्या आती है, करंट। तो म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस की आप वैल्यू यहाँ से मालूम कर सकती हैं। और इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। और इसका यूनिट क्या बनता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड। डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ लूप, क्लोजनेस टुगेदर, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे हम जानते हैं कि उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा उतने एरिया में ज्यादा चेंज आएगा, जितनी कॉइल्स पास पड़ी होंगी उतना फ्लक्स ज्यादा दूसरे में चेंज होगा। नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, कि जो मटेरियल आपने यूज की है उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है कि कुछ मटेरियल होती हैं वो डायामैग्नेटिक होती हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। सॉरी वो टाइम मैंने पर सेकंड बोला था, वो टाइम ऊपर आ जाता है, तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर बनता है, वोल्ट पर सेकंड पर एम्पियर नहीं बनता। और इसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं, हेनरी साइंटिस्ट का नेम है। तो ये तीनों सवाल आपके एमसीक्यू बनते हैं। तो अभी 2 मिनट रहते हैं तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करना है। अब ये पता नहीं इसने क्या, किसको ये लेंसला आ गया। वो ये कह रहा है कि एनर्जी जो आप देते हैं, एनर्जी फेड टू चेंज फ्लक्स, फ्लक्स को चेंज करने के लिए जो आप एनर्जी देती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, चेंजेस टू मैग्नेटिक फोर्स में, विच मूव्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो आप इंड्यूस करंट मतलब किस तरह आपका वो आता है वो यहाँ पर बता रहा है। वो फिर क्या करेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगी, वो फिर क्या कराना आएगा,
इंड्यूस करंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे उसने दिखाया हुआ है कि ये हमारा नॉर्थ एंड है, तो इससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको क्या किया, आप इसको मूव करवा रही हैं, मूव करवाने की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड आप कॉइल को किस तरह लेके जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में आप मूव करवा रहे हैं। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, दिस वन अपोजिट है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो जब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपका रिड्यूस हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर आपका जो इंड्यूस करंट है वो भी कम हो जाएगा। तो कल हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे और जो एमसीक्यू रह गई हैं वो फिर हम कल कर लेंगे। तो टाइम वैसे ख़त्म हो रहा है।